हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन का एंशिएंट सोसाइटी जिनके पास था। इससे पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट करवा दी है और उसके बाद मैंने थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवाया था, जिसमें बताया था मैंने कि मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति थी वो किस प्रकार से थी। अब दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो मेसोपोटामिया में जो सभ्यता का विकास हुआ था तो वो किस प्रकार से हुआ था, इसकी प्रक्रिया बतानी है और इसका विकास कहाँ तक हुआ था वो चीज़ इसमें बतानी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक स्थिति मैंने कंप्लीट बताई आपको। अब पढ़ना है इसका विकास कैसे हुआ था। विकास जो हुआ था मेसोपोटामिया का, ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैला था। इसका विकास जो हुआ था सभ्यताओं का, धीरे धीरे पहले उत्तरी मेसोपोटामिया में लोग बसने लगे थे, वहाँ पे नई नई चीज़ें शुरू हुई थी, वहाँ पे नई नई सभ्यताएं उत्पन्न हुई थी, कांस्य युग संस्कृतियों का विकास हुआ था और वो धीरे धीरे उसका संक्रमण, मतलब कि जो उसका जो उसकी सभ्यता का जो विकास हुआ था वो दक्षिणी में भाग में भी फैलना शुरू हो गया था। तो ये पूरी सभ्यताएं वगैरह जो है मेसोपोटामिया की वो थी इसमें। तो सबसे पहले जो है उत्तरी मेसोपोटामिया में क्या हुआ था, 6000 ईसा पूर्व मतलब कि 6000 जो ईसवी टाइम जो होती है उससे पहले के टाइम पे, तो उत्तरी मेसोपोटामिया में खाद्य उत्पादन पूरी तरह से विकसित हुआ था। खाद्य उत्पादन इसमें पूरी तरीके से विकसित हुआ था 6000 ईसा पूर्व में और उसके वजह से जो है इस क्षेत्र में 3 कांस्य युग संस्कृतियों का विकास भी हुआ था। कांस्य युग संस्कृतियाँ, कांस्य के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि तांबे और टीन को मिलाकर जो मानव का जो उत्पत्ति हुई थी, उसका जो विकास हुआ था, तो वो कांस्य युग संस्कृति भी कहलाई थी। कि कांसे का विस्तार हुआ था वहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे जो थे कांसे मिले थे, अवशेष मिले थे, जिसकी वजह से ये पता लगाया जाता था कि वहाँ पे कांसे का किस हद तक व्यापार किया जाता था। तो इस बिहाफ पर यहाँ पे जो संस्कृतियों का विकास भी हुआ था, 3 कांस्य युग संस्कृतियों का यहाँ पे विकास देखा गया था। पहली है हसुना संस्कृति। ये इराक में जो करंटली, जैसे बताया था मैंने, दजला और फरात नदी के पास जो करंटली इराक से जुड़ी हुई, तो वो नीनवे प्रांत में स्थित है। आधुनिक जो है इराक में है वो, और टाइग्रिस घाटी के पश्चिमी तट पर स्थित है। टाइग्रिस घाटी के पश्चिमी टाइम पर हसुना संस्कृति। उसके बाद धीरे धीरे जो समारा संस्कृति, जो दूसरी संस्कृति है, वो हुई थी मध्य टाइग्रिस क्षेत्र में स्थित हुई थी। तो जो हसुना संस्कृति थी उनमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं। वहाँ पे ये घर नजर आए हैं, घर मिले हैं खुदाई से, वहाँ पे नए नए घर दिखे हैं और जिसमें अलग अलग कमरे भी हैं। हसुना संस्कृति में ये भी देखा गया है कि वहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे और हाथ से बने हुए होते थे। वहाँ पे चित्रकारियाँ वगैरह की गई थी और ज्यामितीय पैटर्न से सजाए गए। ज्यामितीय पैटर्न होता है एक प्रकार से, वहाँ उस टाइम पे डिज़ाइन जिसके नाम से जानते थे, कि मतलब पहले के टाइम पे एक डिज़ाइन होता था, उससे सजाया करते थे मिट्टी के बर्तनों को, क्योंकि ये मिट्टी के जो बर्तन थे वो मेसोपोटामिया के उत्तर में ज़्यादा देखे गए थे। तो ये होता है, इससे ये पता लगता है कि व्यापार संबंधों की ओर इशारा भी करते हैं कि उत्तरी साइड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये बर्तन नज़र आए थे, मिट्टी के बर्तन मेसोपोटामिया के उत्तरी क्षेत्रों में, क्योंकि और इससे ये भी पता लगता है कि वहाँ पे इन सब चीज़ों का व्यापार भी बहुत ज़्यादा चलता था, व्यापार भी हुआ करता था। अब दूसरी संस्कृति का विकास हुआ था मध्य टाइग्रिस क्षेत्र में। धीरे धीरे, पहले तो उत्तर में था, उत्तर से धीरे धीरे वो फैलते गए तो वो मध्य में आ गए टाइग्रिस क्षेत्रों में। टाइग्रिस क्षेत्र में वो स्थित होने लगे थे। समारा संस्कृति जिसके नाम से जाना जाता है, जिसमें दक्षिणी मेसोपोटामिया की सीमाओं पर भी लोग बसने लगे थे। मतलब कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में पूरा नहीं फैले थे, मतलब कि मध्य और दक्षिणी के बीच में जो सीमाएं वगैरह हैं उनमें वहाँ पे लोग बसने शुरू हो गए थे। तो वो मध्य मेसोपोटामिया में आ गए थे वो, कि जो मध्य टाइग्रिस क्षेत्र है उसमें बसने लग गए थे लोग। और वहाँ पे क्योंकि ऐसा होता था कि कम वर्षा होती थी, जिसकी वजह से जो किसान है वो सिंचाई के स्रोतों पर भी निर्भर था। कृत्रिम स्रोत होते हैं एक प्रकार से, आर्टिफिशियल जो होते हैं स्रोत, तो उन पर ही निर्भर थे। जैसे कि अल्प विकसित नहरों के अस्तित्व से स्पष्ट है, अल्प विकसित नहर वगैरह वहाँ पे भी थे, उसके अस्तित्व से भी ये चीज़ नज़र आती है। कैसे? क्योंकि जो किसान वगैरह थे वहाँ पे क्योंकि कम वर्षा होती थी, अगर ज़्यादा
क्वांटिटी में अगर वहाँ पे वर्षा होने लगी तो वो कृषि के जो जितनी भी उन्होंने फसलें वगैरह उगाई होती हैं तो वो बर्बाद होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो इसलिए वहाँ पे कम वर्षा होती थी। इसके लिए जो सिंचाई के लिए उनको जितनी क्वांटिटी में पानी चाहिए होता था वो उनको मिल जाता था। और जो वहाँ पे गांव में जो बसे हुए थे लोग, वहाँ पे एक पूरा गांव जो था वो एक खाई से सुरक्षित था। खाई से मतलब कि एक प्रकार से अगर पानी जो होता है, जैसे कि गड्ढे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, खाई टाइप की जो होती है, उन सब चीज़ों से वो पूरा गांव बिल्कुल उनका समतल एरिया था, जिसे बोलते हैं कि बिल्कुल प्लेन एरिया था। वहाँ पे वो खेती भी आसानी से कर सकते थे। तो इसकी वजह से ये सुझाव भी दिया जाता है कि किसी प्रकार के जटिल सामाजिक संगठन की शुरुआत हो चुकी थी, कि एक प्रकार से सामाजिक संगठन यहाँ से स्टार्टिंग नज़र आने लगी थी। एक प्रकार से यहाँ पे गाँव में बस्तियाँ बसने लग गई थी और धीरे धीरे इनका विकास होने शुरू हो गया था। उसके बाद तीसरी संस्कृति मिली थी उत्तरी मेसोपोटामिया में, जो नवपाषाण काल के विकास में सबसे उन्नत चरण का प्रतिनिधित्व करती है। इस संस्कृति की पहचान सबसे पहले कब हुई थी? 5500 से 4500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। तेल हलफ की साइट पर की गई थी। ये जगह का नाम है। स्थलों पर सतह पर उपलब्ध तांबे से बने तांबे के मोती वगैरह बनाए गए थे। मतलब कि वहाँ पे जो स्थल वगैरह थे वहाँ पे तांबे वगैरह जो बने गए थे, वहाँ पे मोती वगैरह बनाए जाते थे। तांबे से मोतियाँ वगैरह बनाए जाते थे। और इसके अलावा वहाँ पे पत्थर के औजार वगैरह भी मिले हैं हल्फियन संस्कृति में। और क्षेत्र के लोगों ने वहाँ पे उत्तर स्तर के मिट्टी के बर्तनों का भी उत्पादन किया है। अच्छी क्वांटिटी का जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी हो, तो वो उनकी जो मिट्टी के बर्तन थे उनका भी उत्पादन इस संस्कृति में किया गया था। इन मिट्टी के बर्तनों को भी हाथ से बनाया जाता था और हाथ से ही उस पर चित्रकारियाँ की जाती थी और उनको चमकदार भी बनाया जाता था। ये था उत्तरी मेसोपोटामिया में जो लोग बसने लगे थे 6000 ईसा पूर्व में। उसके बाद इनकी जो इनका जो विकास होना शुरू हुआ था, धीरे धीरे इनकी बस्तियां जो बसने लगी थी वो दक्षिण की ओर संक्रमण हुआ था। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में बसने की प्रक्रिया क्या थी? जो 5000 ईसा पूर्व में शुरू हुई। और इस समय से पहले वर्षा की कमी के बावजूद ये क्षेत्र बसने के लिए बहुत दलदली था। वर्षा की कमी तो होती थी इसमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे दलदली इलाका देखा गया था दक्षिणी मेसोपोटामिया में। वहाँ पे लोग बहुत कम क्वांटिटी में, मतलब कि बसने लायक नहीं थे वहाँ के लोग। वहाँ पे वर्षा तो कम होती थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर वर्षा कम भी होती है तो वहाँ पे रहने लायक हो जाता है, लोगों का रहने लायक बसेरा हो जाता है, मगर वहाँ पे फिर भी इलाका जो था वो दलदली था। वैसा माना जाता था कि सुमेर संस्कृति से जुड़े किसानों ने दक्षिणी मेसोपोटामिया के कठोर वातावरण का सामना करने के लिए बहुत ज़्यादा भी प्रयास किए गए थे। और जो दक्षिणी मेसोपोटामिया है उसमें रहना सिंचाई के कृत्रिम साधनों को विकसित करके ही संभव हो सकता था। सिंचाई के लिए आर्टिफिशियल जो भी तरीके होते हैं उनको विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई के लिए जो होती थी वर्षा बहुत कम होती थी और जो वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ थी। अब पानी तो चाहिए, उसके लिए वर्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे कि वर्षा होगी और तभी सिंचाई के लिए अच्छी गुणवत्ता की जो होगी खेती वगैरह अच्छे से हो पाएगी। और इस उद्देश्य को नहरों की श्रृंखला खोदकर पूरा किया गया था। नहरों वगैरह बनाए गए थे वहाँ पे। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या किया था उन्होंने? नए नए नहर वगैरह निकालने शुरू कर दिए गए थे, ताकि इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। कि इस क्षेत्र में जितनी मिट्टी की उपज को हिसाब से उनमें देखा गया था, उनकी क्षमता को देखा गया था कि वहाँ पे खेती करने लायक है या नहीं है, और वहाँ पे लोग बसने लायक हैं या नहीं है, वो चीज़ इसमें देखी गई थी। और सबसे पुरानी कांस्य युगीन सभ्यता का केंद्र भी ये बना था। सबसे पुरानी कांस्य युगीन सभ्यता, इसको केंद्र माना गया था। और इसके साथ साथ जब दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो लोग बसने लगे थे तो वहाँ पे नवपाषाण संस्कृतियों का विकास हुआ। पहले तो हुआ था कांस्य युगीन संस्कृतियों का विकास जो उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ था, लेकिन दक्षिणी मेसोपोटामिया में नवपाषाण संस्कृतियों का विकास हुआ था। कैसे हुआ था? जिसमें पहली संस्कृति थी अल उबैद संस्कृति। इसमें यह था कि इस टाइम पर जो ये अल उबैद संस्कृति का जब सभ्यता का विकास हुआ था, ये जब उभर के आई थी, तो इसका जन्म जब हुआ था, तो इसमें इस क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा जो संसाधन वहाँ पे उपलब्ध थे उसका बहुत ज़्यादा दोहन करते थे। और वहाँ का कठोर वातावरण जो था उसके अनुकूल होने के
उन्हें उसी के अकॉर्डिंग ही उनको चलना पड़ता था। उनको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। कैसे कि स्टार्टिंग में तो वो मछली पकड़ने की छोटी छोटी बस्तियां हुआ करती थी, मगर बाद में कृषि जीवन इनका शुरू होने लगा था। गेहूं जो उगाना इन्होंने शुरू कर दिया गया था, और साथ ही साथ इनमें जानवर वगैरह जो थे उनको पालना इन्होंने शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने मछली, फरात और दजला जिस नदियों के नाम बताए थे मैंने, वहाँ पर ही इन मछलियों को पाला जाता था और वहीं से ही मछलियों को पकड़ते थे और ये लोग अपना भोजन तैयार करते थे। और यहाँ तक कि तांबे के औजार वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिले थे। तांबा वहाँ पे होने की वजह से वहाँ के औजार वगैरह वहाँ के बनाते थे लोग। तो औजारों की उपलब्धता की वजह से तांबे की धातुओं के प्रयोग के प्रमाण भी वहाँ पे मिलते हैं कि तांबे की धातु वगैरह भी वहाँ पे उनका इस्तेमाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किया जाता था। धातुओं के साथ काम करने के लिए कुछ कौशल और धातु विज्ञान के अनुभव की आवश्यकता होती है कि किसी भी धातु का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी स्किल्स होना भी किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी चक्कर में उन्होंने पत्थर के औजार और या मिट्टी के बर्तन बनाने की तुलना में बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया शामिल होती है। क्यों? धातु की वस्तुओं के उत्पादन में धातु जो होता है, धातु की वस्तुओं का इस्तेमाल वो तभी कर सकते हैं जब उसके अंदर स्किल्स होगा, और ये मिट्टी के बर्तन बनाने जैसा आसान नहीं है धातु का इस्तेमाल करना। तो इसीलिए इसके लिए कुम्हारों की ज़रूरत पड़ती है। कुम्हारों ने जो है वो भट्टी का उपयोग करना इन्होंने शुरू किया था, और उसके साथ साथ तांबे की ढलाई से कांसे का उत्पादन करना था। अगला कदम क्या था इनका? तांबे की ढलाई से कांसे का उत्पादन करना था, क्योंकि तांबा एक बिल्कुल नरम धातु है। नरम धातु होने की वजह से उसे टिन के साथ मिलाया गया था। जैसे कि मैंने बताया था कांसे का उत्पादन कैसे हुआ था इनका, कि कांसा जो था वो कैसे बना था। कांसा बना था तांबा और टिन को मिश्रित धातु के साथ। तो इसी बिहाफ पे जो है उसको हथियार बनाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था तांबे का, तो इसी चक्कर में उसे टिन के साथ मिलाया जाता था। तो इसी वजह से जो है कांसे का उत्पादन बहुत ज़्यादा शुरू हुआ था, और इसके चक्कर में अब इसका यूज़ करने के लिए एक स्पेशल लोगों की ज़रूरत होती थी। तो उनके भोजन के लिए, उनकी जो अरेंजमेंट्स वगैरह करने के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसीलिए गैर उत्पादक वर्ग को खिलाने के लिए भी समुदाय को अधिशेष के रूप में पर्याप्त भोजन का उत्पादन करना पड़ा था, कि इतना भोजन उनको मिल जाए। पर्याप्त भोजन मतलब कि जो, जैसे कि हमने किसी इंसान से काम करवाया, क्योंकि उस इंसान को उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसको स्किल्स है, पता है उसको उसके बारे में कि क्या काम करना है उसे, तो उसके लिए भोजन के लिए भी हमें अरेंजमेंट्स वगैरह करनी पड़ती है। तो इसी बिहाफ पे जो वहाँ पे काम करते थे, कांसे का उत्पादन वगैरह किया था, उनका व्यापार करने के लिए जो अलग से लोगों को रखा गया था, तो इसी बिहाफ पे उनके पर्याप्त भोजन के लिए भी इनको ही सबसे ज़्यादा अरेंजमेंट्स इनको करनी पड़ी थी। और यहाँ तक कि जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृत्रिम सिंचाई के विकास पर भी निर्भर थे। आर्टिफिशियल जो सिंचाई वगैरह की जाती है वो भी इस पर निर्भर थी। और सिंचाई जो है वो लोगों के बीच योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। सिंचाई करने के लिए लोगों के बीच में प्लानिंग वगैरह भी होनी चाहिए, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। तो इसी बिहाफ पर वो काम कर सकते हैं अच्छे से। कोई भी अगर ऑफिस में देख लो या वर्कर्स वगैरह देख लो, अगर फैक्ट्री में काम कर रहे होते तो उनके बीच में भी एक प्रकार से देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी बिहाफ पे अगर देखा जाए तो सिंचाई के लिए भी उन लोगों का, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी बिहाफ पे जो है अल उबैद संस्कृति, ये भी औपचारिक केंद्रों से संबंधित साक्ष्य वहाँ पे प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि मंदिर वगैरह भी इस संस्कृति में नज़र आए थे। मंदिरों जब खुदाई वगैरह की गई थी तो वहाँ पे मंदिर वगैरह भी बहुत ज़्यादा देखे गए थे। और इसके अलावा इसमें जो है सुमेरियन सभ्यता के विकास के साथ साथ मंदिरों की भूमिका और विस्तृत हुई थी। जब मंदिरों को राजनीतिक केंद्रों में बदल दिया गया, दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन मंदिरों की इर्द गिर्द घूमता रहा था। जो मेसोपोटामिया है, दक्षिणी मेसोपोटामिया में जितनी भी बस्तियां वगैरह बसी थी, तो वो उनका जो जीवन था, ये जितने भी धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन, वो सिर्फ मंदिरों के आसपास ही देखने को मिला था। तो ये था इसमें दक्षिणी मेसोपोटामिया में कि सिंचाई के लिए भी उत्पादन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और यहाँ तक कि कांसे युग के लिए भी इन्होंने देखा था कि कांसे बनाने के लिए क्या क्या इन्होंने किया था इस युग में। यही इनका जो व्यापार वगैरह भी बहुत ज़्यादा हुआ था इसमें कांसे का। अब आता है उरुक संस्कृति।
उरुक संस्कृति के समय में जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ती गई, पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और उसमें कई और गांव भी स्थित होने लगे, वो भी नए नए गाँव उसमें बसने लगे थे। और उरुक जो है, उरुक संस्कृति जो है वो यूफ्रेट्स के पास स्थित एक बड़ी सुमेरियन बस्ती को दिया गया नाम था। उरुक संस्कृति जो है वो निकला था उरुक, उरुक जगह का नाम है। और यूफ्रेट्स, यूफ्रेट्स मतलब कि दजला और फरात जो नाम बताए थे मैंने, उनके पास एक स्थित एक बड़ी सुमेरियन बस्ती का नाम दिया गया था। अब ये जो संस्कृति है उसमें पहिए, हल और लेखन के रूप में ये देखी गई। ये जो संस्कृति है इसी नाम से जानी जाती है। इसमें पहिए का के प्रमाण वगैरह भी मिले हैं। हल और लेखन का उपयोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा किया जाता था, तो ये प्रमाण जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। और इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं भी हैं, कैसे जैसे शहर हो गया, शहरीकरण बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, और सामाजिक पदानुक्रम हो गया, और लेखन, शिल्प विशेषज्ञता, स्मारकीय सार्वजनिक कार्य, व्यापार आदि उरुक संस्कृति में होने से इस बात की पुष्टि होती है। ये विशेषताएं वगैरह दे रखी हैं कि उरुक संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। वहाँ पे सार्वजनिक कार्य किए जाते थे वहाँ पे, और सामाजिक पदानुक्रम, पदानुक्रम मतलब कि एक पोस्टिंग की जाती थी इनकी सामाजिक रूप से, और लेखन कार्य में भी बहुत ज़्यादा ये वहाँ के लोग इन्वॉल्व रहे थे। और उरुक संस्कृति जो है वो चाक क्या होता है, व्हील, गोल सा जो होता है, उससे बनी हुई मिट्टी के बर्तन जो हैं वो उसके प्रमाण भी वहाँ पे मिलते हैं। और घूमने वाले पहिए, धीमी गति से जो घूमता है पहिया, वो भी मिला है, वहाँ पे प्रमाण मिले हैं। और वहाँ पे तेज घूमने वाला कुम्हार का पहिया भी विकसित किया गया था। किससे? धीमी गति से घूमने वाले पहिए जो होते हैं उसको कुम्हार का पहिया विकसित किया गया था उसे तेज गति से, ताकि वो घूम सके इसमें, जिससे बर्तन जो है बनाने में अधिक सुविधा प्राप्त हुई थी। बर्तन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि ऐसा होता था कि मिट्टी के बर्तन जो होता था उसके नीचे ही वो पहिया टाइप का बना होता था, पहिए पर ही मिट्टी रख के उस पर शेप दी जाती थी, ताकि जल्दी जल्दी वो घूमे और वो आराम से वो शेप दे सके मिट्टी के बर्तन। और ये एक बड़ी आबादी के लिए भी बहुत ज़्यादा था। धातु के औजार जैसे कुल्हाड़ी हो गई, आरी हो गई, उसकी मदद से पहियों की कुशलता से बनाया जाता था। पहिए वगैरह जो थे वो इन्हीं आरियों से काट के उसको अच्छे से बनाया जाता था, गोल आकार में काटा जाता था। और परिवहन में उपयोग के लिए पहियों को धीरे धीरे अपनाया गया था। परिवहन के उपयोग के लिए पहले पहिया जो था वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, ताकि जल्दी जल्दी उसको घूमे और वो उसको शेप दिया जाए, ताकि मिट्टी के बर्तन, जैसे कि आपने आज काफ़ी जगहों पर देखा होगा कि जहाँ पे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे दिए वगैरह बन गए, वो मिट्टी से ही बने होते हैं, वो उसको शेप दिए जाते हैं। गुल्लक हो गया, कटोरा हो गया, तो वो मिट्टी के बर्तन ही होते हैं। तो एक प्रकार से वो मिट्टी के बर्तन आज भी देखे गए हैं, वो पहले के टाइम पे उसका इस्तेमाल किया जाता था, उसी के ऊपर ही मिट्टी के जो है वो बर्तन बनाए जाते थे। तो इसी का ही जो पहिया है उसका धीरे धीरे उपयोग परिवहन के लिए यूज़ किया गया, जैसे कि घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल वगैरह के लिए अब यूज़ करने लगे हैं। तो वही गाड़ियों की छवियों से प्रमाणित होता है। पहियों को गाड़ियों में लगाया गया था, मिट्टी के बर्तन बनाना और ये सब इसमें इन्वॉल्व किया गया था। कृषि में हल का यूज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखा गया था। एक उपकरण जो है वो नज़र आया था, क्रांतिकारी उपकरण। कैसे? क्योंकि इस टाइम पे इस संस्कृति में हल का उपयोग किया जाने लगा था। खेती को आसान बनाया था इस टाइम पे, क्योंकि हल जोतने से देखा होगा कि खेती जो लोग करते हैं किसान वगैरह, वो हल जोतते हैं, गाय में बांध के वो गाय को चराते हैं और वो हल चलता ही जाता है। तो वो एक प्रकार से जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। और इसमें लेखन कार्य भी किया जाता था। लेखन कार्य मतलब कि धीरे धीरे जो रिकॉर्डिंग वगैरह रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए किसी चीज़ का इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये जैसे कि हो गया, किसी चीज़ को नाप तोल करने के लिए इसको बनाया जाता था। क्या होता था कि ये जो होते थे एक प्रकार से क्ले टैबलेट जिसे बोला जाता था, एक प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाता था लिखने के लिए। किसी भी चीज़ का, जैसे कि हो गया कोई भी आंकड़े वगैरह रखने के लिए, और डेली बेसिस पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको दृश्य को चित्रित करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। इन क्ले टैबलेट पर कठोर स्लाइड्स प्रकार की नुकीली वस्तु से छापे बनाए गए थे।
नुकीली वस्तु थे, जो नुकीली वस्तु है उससे छापे गए थे। और इन क्ले टैबलेट को या तो धूप में सुखाया जाता था या तो भट्टी में बेक किया जाता था, भट्टी में उसको बेक किया जाता था। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पक्के हो जाया करते थे। और इस दस्तावेज को स्थायी आकार देने के लिए किया गया था। स्थायी आकार मतलब कि एक पर्टिकुलर परमानेंट जो होता है, परमानेंट जो स्ट्रक्चर होता है उसका आकार जो होता है वो देखा जाता है। और क्ले टैबलेट जो है उसमें मछली, जो भेड़, बकरी आदि ऐसी वस्तुओं के चित्र भी देखे गए हैं। ये मापे गए उत्पाद, मंदिर के अधिकारियों के नाम और अन्य प्रासंगिक जानकारी जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। आर्थिक दृष्टि से मतलब कि आर्थिक वृद्धि करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए, अब आर्थिक रूप से कोई भी जानकारी हम अपने पास एकत्रित करते हैं तो वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसी बिहाफ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और चित्रों के रूप में वस्तुओं के इस प्रकार के निरूपण को चित्रात्मक लेखन कहा जाता है। वस्तुओं के इस प्रकार से जो बनाए जाते थे तो उन सब चीज़ों को चित्रात्मक लेखन कहा जाता था, कि चित्र वगैरह उसमें बनाए जाते थे, उनको स्थायी रूप दिया जाता था और इसे चित्रात्मक लेखन कहा जाता था। और प्रतीकों को चित्रलेख के रूप में जाना जाता है। जो प्रतीक वगैरह जो होते हैं, जितने भी साइंस वगैरह, साइन जिसे बोलते हैं, साइन होता है, उसको चित्रलेख कहा जाता है। कोई भी साइन बनाया हो, उसमें किसी चीज़ का चित्र बनाए हो तो उसे चित्रलेख के रूप में उसे देखा जाता था। तो जो सुमेरियों द्वारा विकसित लिपि को क्यूनिफॉर्म लिपि के रूप में जाना जाता है। जो लिपि वगैरह सुमेरिया की जो लिपि थी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि कुछ विद्वानों को ये लगा था कि जो है मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो लिपि वगैरह मिली थी उनसे मिलती जुलती है, तो उसे क्यूनिफॉर्म लिपि के रूप में भी देखा जाता था, जो लघु हस्त शॉर्ट हैंड चित्रों से विकसित हुई है। जैसे कि आज के टाइम पे, जैसे कि आपने शायद पढ़ा होगा स्कूल टाइम पे, शॉर्ट हैंड राइटिंग वगैरह लिखवाती थी टीचर्स वगैरह, कि उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता था अंडरलाइन करके या उसको शेप देने के लिए। तो वो एक प्रकार से उसे शॉर्ट हैंड चित्रों से विकसित किया गया था। तो उरुक संस्कृति में ये देखा गया था। इसमें जो है उरुक संस्कृति जो है, इसमें 3 चीज़ों का विकास हुआ था। धातु से औजार वगैरह बनाए गए थे, उसमें पहियों का आविष्कार किया गया था। मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते थे जिन पहियों पे, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने परिवहन का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर उसके बाद कृषि का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, उसमें हल का आविष्कार किया था। तीसरा इसमें जो विकास हुआ था, इसमें हुआ था जो लेखन कार्य का जो इस्तेमाल किया जाता था, जो क्ले टैबलेट्स का इस्तेमाल इन्होंने किया था। तो ये 3 प्रकार की जो है वो संस्कृति इसमें देखी गई थी। अब तीसरी है इसमें जनमत संस्कृति। इसका अर्थ है नस्र का एक छोटा सा टीला। ये दक्षिणी मेसोपोटामिया के अक्कड़ में स्थित था। दक्षिणी मेसोपोटामिया के बिल्कुल लास्ट में जिसे बोलते हैं। और लेखन और शहरी विकास के क्षेत्र में विकास के लिए संस्कृति की अवधि बहुत छोटी थी। ये जो विकास हुआ था, शहरी विकास और लेखन का विकास में, बहुत ज़्यादा इसकी अवधि थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी। वैसे तो लंबी अवधि तक चला था इनका विकास जो था, पहले जो संस्कृतियाँ वगैरह पढ़ी हैं हमने, लेकिन इसकी अवधि बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थी। इससे जो है सुमेरियन सभ्यता के संक्रमण काल के रूप में भी इसे देखा गया। काफ़ी जो विद्वान वगैरह हैं उन्होंने ये चीज़ मानी है। और जनमत नंस संस्कृति जो है वो चित्रित मिट्टी के बर्तन के लिए जानी जाती है। चित्र वगैरह, चित्रकारियाँ वगैरह उसमें बनाई जाती थी मिट्टी के बर्तनों में। कुछ जानवरों की आकृतियाँ वगैरह भी इसमें देखी गई है। ज्यामितीय पैटर्न उनके उस टाइम पे ये पैटर्न था एक प्रकार से, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता था। मिट्टी के जो बर्तन थे वो बड़े बड़े घड़े बनाए जाते थे, कटोरे हो गए, प्याले वगैरह उसमें बनाए जाते थे मिट्टी के बर्तनों से। और इसके अलावा स्थलों पर तांबे की वस्तुओं को ही खोजी गई थी। स्थलों पर जो है तांबे की वस्तुएं भी नज़र आई थी। बेलनाकार और स्टाम्प दोनों प्रकार की मोहरें उस टाइम पे देखी गई थी, और इनमें से अधिकांश मोहरें मनुष्य और जानवरों को दर्शाती है। कुछ मोहरें वगैरह वहाँ पे देखी गई थी, स्टैम्प वगैरह जो लगते हैं, और बेलनाकार टाइप का जो है, बेलन के रूप में जो होता है उन्हीं की शेप में, और बड़ी संख्या में जो मोहरे वगैरह उसमें देखे गए थे। और यहाँ तक कि मनुष्य और जानवरों को भी जो मोहरे वगैरह लगाए जाते थे, जो स्टैम्प वगैरह देखे गए थे, उसमें मनुष्य और जानवरों के चित्र वगैरह बने हुए होते थे। और सिंचाई सुविधाओं, बढ़ते व्यापार, अधिक शिल्प विशेषज्ञता का प्रमाण है।
ये जो संस्कृति है, अच्छी सिंचाई सुविधाएं वगैरह इसमें देखी गई थी और व्यापार बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ता गया था। तो इसीलिए कहा गया था इसे, जो दक्षिणी मेसोपोटामिया है, इसको उत्तर से दक्षिण की ओर फैला था संक्रमण, तो सुमेरियन सभ्यता के संक्रमण काल के रूप में भी इसे इसलिए जाना जाता है। तो ये जो ज़्यादातर जो गांव थे वो शहरीकरण उनका बहुत ज़्यादा हुआ था, बड़े बड़े शहर जो होते वो बसने शुरू हो गए थे, गांव से कन्वर्ट हो गए थे इस संस्कृति में। तो ये थे विभिन्न प्रकार के चरण इसमें बताए गए थे। उत्तरी में क्या बताया था कि पहला चरण इसमें क्या था कि मेसोपोटामिया में सभ्यता का विकास, जिसमें पहला था हसुना संस्कृति जो उत्तर की साइड में था, उत्तर की साइड में कि उत्तर मेसोपोटामिया में जो विकास हुआ था हसुना संस्कृति का, समारा संस्कृति का, और तीसरा है हल्फियन संस्कृति का। तो उसके बाद दक्षिणी मेसोपोटामिया का हुआ कि अल उबैद संस्कृति, फिर उसका विकास हुआ, फिर उरूक संस्कृति का विकास हुआ, और ये हुआ तीसरा जनमत नस्र संस्कृति। तो ये था विभिन्न चरण के विकास किस प्रकार से हुआ था सभ्यता का विकास। मेसोपोटामिया में सभ्यता का विकास उत्तरी से दक्षिण की ओर हुआ। तो ये थे पूरे टॉपिक्स, इसके पूरे जो चरण थे वो बताए गए हैं। तो इसमें ये टॉपिक इसमें पूरा कवर कर दिया। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया में सभ्यता के विकास के विभिन्न चरणों की भूमिका बताइए, कि विभिन्न चरणों का जो है उसके ऊपर विचार कीजिए। तो वो इसमें बताने हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता देना, और इसमें कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि किस प्रकार से किस संस्कृति में कौन कौन सा किस किस चीज़ों का विकास हुआ था, इसमें ये चीज़ बतानी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।